हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं बीएड के एक सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को किस तरह लॉन्ग में और किस तरह शॉर्ट में पूछ सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन और आंसर काफ़ी पसंद आए। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसका PDF का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखिए है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि ज्ञान के विविध स्वरूप क्या हैं, उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करें। यानी ज्ञान से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से ज्ञान के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। या पूछ सकता है, ज्ञान क्या है? ज्ञान की प्रकृति, विशेषता व महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये लॉन्ग के क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट के क्वेश्चन वो किस तरह से पूछ सकता है, जैसे ज्ञान की प्रकृति लिखे। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि आप MGKVP के 2020 में पूछ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जो MGKVP 2018 में पूछा है, 19 में पूछा है और 20 में पूछा है। और यहाँ पे लास्ट जो है वो ज्ञान का वर्गीकरण कीजिए। ये भी आपके शॉर्ट में 2021 के पेपर में पूछा है MGKVP के। तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के हैं तब भी आप जो है अपना जो ये पेपर है उसमें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको आंसर भी हमारा जो है वो पसंद आएगा। तो यहाँ पे हम ज्ञान के बारे में देखेंगे। तो मैं लाइनें भी पढ़ दूँगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको थोड़ा जो एक्सप्लेन करना होगा मैं वहाँ एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ती हूँ फिर उसको आपको समझा भी देती हूँ। तो ज्ञान हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, ज्ञान का सामान्य और व्यवहारिक अर्थ जानना होता है, लेकिन ज्ञान का एक व्यापक और गूढ़ अर्थ भी है जिसकी खोज में लोग अपना कई जीवन लगा देते हैं। यानी मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो वही उस चीज़ का क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान का जो अगर हम बेसिक मतलब जाने तो क्या हो जाएगा कि उस चीज़ के बारे में जानना या उस जगह के बारे में जानना। यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमको किसी चीज़ के ज्ञान की बात की गई है तो उस चीज़ के बारे में जानना ही क्या है, ज्ञान होता है। ये इसका बेसिक अर्थ है। अगर व्यापक अर्थ में देखें यानी बहुत अगर विस्तृत अर्थ भाषा में अगर हम ज्ञान को समझेंगे तो उसको अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लेन कोई इतनी एग्जैक्ट नहीं कर पाया है। इसकी खोज में वही चीज़ कहा गया है कि कई लोगों ने अपना जन्म भी लगा दिया ज्ञान को समझने में और जानने में। लेकिन एक अगर बेसिक बात करें तो बेसिक मतलब यही होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। आगे है, किसी विषय वस्तु घटना आदि की संपूर्ण जानकारी होना उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। यानी जिसके बाद जानने को कुछ शेष ना रहे, क्योंकि ज्ञान शब्द का अर्थ ही है जानना या जान लेना। वही चीज़ है, कोई भी वस्तु हुई या कोई घटना हमारे साथ घटी। जैसे कोई घटना हो गई, कहीं पर आप गए वहाँ पे कोई घटना घटी, तो अगर थर्ड पर्सन को जानना है कि उस घटना के मतलब वहाँ जो घटना हुई वो क्या क्या हुई, किस तरह हुई, अगर वो उसके बारे में जान लिया तो उस घटना का पूरा ज्ञान उस व्यक्ति को हो गया। तो वही है, किसी भी विषय या वस्तु या घटना के बारे में अगर हमको कोई भी जानकारी अगर संपूर्ण जानकारी हो गई तो वही क्या हो गया, ज्ञान हो गया। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ के बारे में सब कुछ जान लें और जो हम जाने उसके बाद जानने को कुछ शेष ना रहे। तो वो जो संपूर्ण जानकारी है किसी भी चीज़ की या किसी भी जगह या घटना की, वही क्या है, ज्ञान है। आगे है, अतः ज्ञान से अभिप्राय किसी भी वस्तु को पूरी तरह से समझने, उसका अनुभव करने तथा समय आने पर उसका प्रयोग करने से है। यानी हम किसी चीज़ को समझ लिए, उसके बारे में जान लिए और उसका हम अनुभव कर लिए और जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम जैसे हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जान लिए और बाहर हम कभी गए, कोई चीज़ ऐसी हुई जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी तो हमें उस चीज़ का नॉलेज था तो हम वहाँ पे उसका प्रयोग भी कर लिए। तो ज्ञान क्या है, ओवरऑल हमको किसी चीज़ की जानकारी होना, फिर हमको उस चीज़ को समझना या अनुभव करना और फिर हमको उसका प्रयोग करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज्ञान से ही रिलेटेड होती हैं। ज्ञान के बारे में ये भी कहा जा सकता है, स्वयं तथा अपने आसपास के तत्वों का बोध होना या उसे समझने की शक्ति ज्ञान है। यानी हमारे आसपास क्या है उस चीज़ के बारे में अगर हम जान लें, उसे समझ लें तो ये जो चीज़ें हैं ये भी क्या है, ज्ञान ही है। अतएव ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में होने वाली हलचल है। वह बौद्धिक अनुभव जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है ज्ञान कहलाता है।
देखिए, हम ये तो समझिए कि ज्ञान क्या है। ज्ञान किसी चीज़ के बारे में जानना होता है। तो ज्ञान अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो किससे जानेंगे? अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से, किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को स्पर्श करके, किसी चीज़ को सूंघ के, यानी अपनी जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं, उसका जो है उनकी मदद से अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वही क्या है? ज्ञान है। तो ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों में से सबकी रिक्वेस्ट आती है कि थोड़ा स्लो बताएं। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन टॉपिक इतने बड़े हो जाते हैं तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लेंदी हो। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम टाइम में उसको कवर कर सकूँ। बट आप लोग कहते हैं एक्सप्लेन करके बताएँ, तो इसलिए मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट ही रहे, बट अगर लॉन्ग हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध या अनुभवादि होना। यानी अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये ज्ञ धातु से बना है, जिसका मतलब जानना, बोध या अनुभव होना है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी विषय, वस्तु या घटना की सत्यता की जानकारी होना ज्ञान है। यानी किसी विषय या किसी वस्तु या घटना के बारे में जानकारी होना, तो ये तो मैंने पहले बताया था। लेकिन किसी घटना की या किसी वस्तु या विषय की सत्यता की जानकारी, यानी ये चीज़ कहा गया है, ऐसा नहीं किसी चीज़ के बारे में झूठ पता चल गया वो हम जान लिए वो ज्ञान है, नहीं। कोई सॉलिड हो, कोई सत्य प्रमाण हो, कोई सत्यता हो उस चीज़ में, उसकी जानकारी होना ही क्या है? ज्ञान है। तो परिभाषा तो हॉब्स के अनुसार देखिए, ज्ञान ही शक्ति है। दूसरा, सुकरात ने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। तीसरा, बौद्ध दर्शन के अनुसार जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है। तो इसमें से 1-2 आप जो भी याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। मैंने वैसे भी इजी रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो ओवरऑल आपने ज्ञान के बारे में जान लिया होगा कि ज्ञान का मतलब क्या है। यानी किसी चीज़ के बारे में जानना, या किसी घटना के बारे में जानना, या किसी भी विषय के बारे में जानना, लेकिन सत्य जानकारी होना। ठीक है, यही हमारा ज्ञान होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा क्या होता है वो जानेंगे। तो ज्ञान मीमांसा के लिए एक विशेष शब्द, अंग्रेजी शब्द का एपिस्टोमोलॉजी प्रयोग में लाया जाता है, जो ग्रीक शब्द एपिस्टमे और लोगोस से बना है। देखिए, जो ज्ञान मीमांसा है वो इंग्लिश के एपिस्टोमोलॉजी से बना है। ये अब ये जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ये एपिस्टमे और लोगोस जो शब्द है ग्रीक भाषा के, उनसे मिलकर बना है। अब इनका अलग अलग अर्थ हम जान लेते हैं इन दोनों शब्दों का। तो जो एपिस्टमे है उसका अर्थ होता है ज्ञान, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान और विज्ञान, अतः जो एपिस्टेमोलॉजी होगी उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान, यानी ज्ञान का सिद्धांत। तो किसी भी ज्ञान का जो विज्ञान है वही क्या है? एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। तो इसमें लिखेंगे, इसमें ज्ञान की विवेचना या ज्ञान की मीमांसा की जाती है। किसमें? एपिस्टेमोलॉजी में। अब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत 3 समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी ज्ञान मीमांसा के अंदर हम क्या क्या चीज़ें अध्ययन करते हैं? तो 3 जो समस्या, मेजर समस्या होती हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। पहला है ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सत्यता की कसौटी या ज्ञान की प्रामाणिकता। यानी पहले तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, और क्या वो ज्ञान प्रमाणित है यानी सत्य है, इसका जो है प्रामाणिकता भी जरूरी है। तो ये तीनों जो समस्याएं हैं वो इसके अंतर्गत हम जो है अध्ययन करते हैं। तो ज्ञान मीमांसा का ध्येय यानी जो है उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान मीमांसा का ध्येय ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध की व्याख्या करना है। तो सिंपल है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस ज्ञान मीमांसा होता है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। अब हम इसके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत भी देख लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत में क्या क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखिए, इसका मतलब के स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से आप ज्ञान कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप देखिए, पहला इंद्रिय अनुभव, इंद्रियों की मदद से आप ज्ञान ले सकते हैं। प्रकृति दूसरा हमारा है, तो यानी प्रकृति से हम ज्ञान ले सकते हैं। तीसरा पुस्तकों, जो पुस्तकें हम यूज़ करते हैं, पुस्तकों के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सिंपल सी बात है। चौथा है साक्ष्य, यानी कोई भी किसी भी चीज़ का प्रमाण है तो साक्ष्य या प्रमाण से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांचवा है तर्क बुद्धि, यानी तर्क बुद्धि की मदद से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। छठा है अंतः प्रज्ञा, जो हमारी अंतः प्रज्ञा होती है उसकी मदद से भी हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं। सातवां है जिज्ञासा, तो किसी के मन में बहुत चीज़ें जानने का मतलब उत्सुकता होती है उनको कि हम ये भी जान लें, हम वो भी जान लें। तो जो जिज्ञासा होती है वो भी आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। तो जिज्ञासा भी ज्ञान प्राप्ति का एक मेजर स्रोत है। तो ये कुछ स्रोत हैं ज्ञान प्राप्ति के, तो हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। बहुत सिंपल लिखा है मैंने और बहुत सिंपल तरीके से समझा भी दूंगी, ताकि आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिखना रहे तो आप आराम से लिख लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझिए। तो पहला है इंद्रिय अनुभव, तो इसमें पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर आपको समझा दूंगी।
या पहले समझाई देती हूँ। देखिए इंद्रिय जो है, इंद्रिय हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, ये सारी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हम इनकी मदद से भी किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो उसको देख कर हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं या जान सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी जैसे रेडियो पे किसी टॉपिक को हम सुन रहे हैं तो उस सुन कर भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। नाक, किसी चीज़ के कोई स्मेल वगैरह है तो उस स्मेल को देख के, जैसे कि अगर हमको पहचानना है कि इस चीज़ का स्मेल ऐसा होता है, इस चीज़ का स्मेल ऐसा होता है, इस चीज़ का स्मेल ऐसा होता है, तो सुन कर भी हम जान सकते हैं ना, अलग अलग नॉलेज ले सकते हैं कि हाँ ये इसका स्मेल इस तरह होता है, इसका स्मेल इस तरह होता है। तो ये यहाँ से भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। त्वचा, किसी चीज़ को हम स्पर्श करके भी हम समझ सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। 5वां जीवा, किसी चीज़ का टेस्ट कैसा होता है, इसको हम कैसे जानेंगे, हम उस चीज़ को स्वाद लेके ही जानेंगे। तो जीवा हमारी मदद करती है किसी चीज़ को उसका टेस्ट लेके पहचानने में। तो हम जीवा की मदद से भी जान सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि इसका स्वाद ऐसा होता है, इसका स्वाद ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो ये हम ज्ञानेंद्रियों की मदद से भी ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन इंद्रियाँ ही हैं। मनुष्य के पास 5 इंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। इन ज्ञानेंद्रियों से क्रमशः देखकर, सुनकर, स्पर्श करके तथा स्वाद लेकर सांसारिक वस्तुओं के बारे में विभिन्न तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, प्रकृति। तो प्रकृति ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अपनी योग्यता अनुरूप हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे फलदार वृक्ष में झुका रहता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सभी प्रक्रिया अपने आप घटित होते हैं और इन्हीं प्रक्रिया से दिन रात और मौसम परिवर्तन होता है। इस तरह प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है और हम प्रकृति से सीखते हैं। इस तरह ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए अब इसमें ये चीज़ बताया गया कि प्रकृति भी हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है, ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत है। किस तरह से सब अपने अपने देखिए अकॉर्डिंग प्रकृति से सीखते हैं। कुछ लोग ये सीखते हैं कि जिस तरह प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके रहते हैं, यानी जिनका ज्ञान ज़्यादा होता है वो लोग दिखावा नहीं करते, छल कपट नहीं करते या दिखावा शो ऑफ नहीं करते, वो हमेशा झुके रहते हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतना ज्ञान है। तो वही चीज़ है। तो कुछ लोग इस तरह सीखते हैं, कुछ लोग अपने प्रकृति के बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं प्रकृति से कोरिलेट करके कि दिन रात कैसे होता है, पृथ्वी किस तरह से सूरज की तरफ चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा किस तरह पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है, किस तरह से मौसम परिवर्तन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह बादल जो है बरसात किस तरह होती है, उसका प्रक्रिया क्या है, या प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें हैं। नहीं, प्रकृति से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य सीखता है। वो अपने अपने अकॉर्डिंग सीखता है कि उसको प्रकृति से क्या सीखना है, किस तरह से ज्ञान प्राप्ति करनी है या किस डिपार्टमेंट में ज्ञान प्राप्ति करनी है। जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखना है या साइंटिफिक तरीके से सीखना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। जैसे पहले के लोगों के पास किताबें नहीं थी, पहले के लोगों ने इतना सब कुछ पृथ्वी के बारे में बता दिया। किस तरह बताया उन्होंने, इसको एनालिसिस किया, समझा, जाना, उसके बाद उसके बारे में जो चीज़ें बताई वो आज भी प्रमाणित है, वो साइंटिफिक रूप से भी उसको साबित किया गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, वो प्रकृति को देख के समझ के ही ज्ञान की प्राप्ति की है। तो वही है कि प्रकृति भी हमारे ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है, मेजर स्रोत है। ठीक है, अब अगला है पुस्तकें। तो किताबें ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। आज के समय में प्रत्येक विषय पर हमें किताबें मिल सकती हैं या ज्ञान का भंडार होती हैं और इन विषयों का अध्ययन कर हम ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करके चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। यानी जैसे सबको पता है कि यार हर सब्जेक्ट के जो है किताबें हैं, हर एक चीज़ की किताबें अवेलेबल हैं आज मार्केट में। तो हम उन किताबों की मदद से भी किसी भी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो किताबें भी क्या है, एक मेजर स्रोत होती हैं ज्ञान प्राप्ति का। हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें अगर उनसे रिलेटेड अगर हमको चीज़ें सीखनी है तो हम किताबों की मदद लेते हैं, किताबों से ही सारी चीज़ें सीखते हैं। तो किताबें भी हमारा जो है ज्ञान बढ़ाने का बहुत बड़ा एक मेजर स्रोत होती हैं। तो ये हमारा हो गया 3 टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक चौथा भी देख लेते हैं। चौथा हमारा है साक्ष्य यानी तथ्य। तो जब हम किसी अन्य के अनुभव और निरीक्षण आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तब उसे साक्ष्य कहते हैं। हम अपने पूरे जीवन में साक्ष्य से बहुत तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे किताबों में बताया गया बहुत सारे तथ्यों और घटनाओं का ज्ञान, जैसे हम खुद अनुभव या देखा नहीं है। उदाहरण, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है। इस तरह की ज्ञान प्राप्ति भी हम किसी अन्य के अनुभव और निरीक्षण द्वारा करते हैं। देखिए, साक्ष्य का मतलब कि किसी चीज़ का प्रूफ। ठीक, तो अब
ऐसा नहीं कि प्रूफ हम ही करें तभी हम उसका ज्ञान ले सकते हैं। हम कोई अगर दूसरा व्यक्ति भी उस चीज़ को प्रमाणित करवाया है तो हम उस चीज़ को जानकर भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री यानी इतिहास में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं हमारे ना रहते हुए, हमारे ना जानने में, वो सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि हम उन को वापस से हम देखेंगे, उसका साक्ष्य लेंगे कि हाँ ऐसा वाकई में हुआ था तभी हम ज्ञान लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस टाइम जो लोग थे उन्होंने उस चीज़ को देखा, जाना और बताया हमें, और वो चीज़ें हमारे तक पहुंची। तो किसी दूसरे का जो प्रमाणित है, प्रमाण है, साक्ष्य है या मतलब एक तरह का तथ्य है, उसके अनुभव पर भी हम जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो एक साक्ष्य भी क्या है, ज्ञान प्राप्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तो हम खुद अनुभव करके ले सकते हैं किसी चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति, एक हम दूसरों के द्वारा अनुभव जो लिया गया है या दूसरे के द्वारा जो है साक्ष्य बताया गया है उसके आधार पर भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर है ताजमहल का, हमें नहीं पता ताजमहल किसने बनवाया है, तो वही चीज़ है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा जो, अगर हम किसी भी शहर की बात करें, हर शहर में या अलग अलग मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं तो वही चीज़ है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ें बनी, या फिर कोई भी जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस चीज़ के बारे में अगर हमको ज्ञान नहीं है तो हम किसी दूसरे के माध्यम से सुनकर जान सकते हैं कि उस टाइम किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, किस तरह से ये चीज़ें हुई। तो दूसरों के प्रमाण द्वारा भी हम वो चीज़ें समझ सकते हैं। तो यहाँ से भी हम जो है ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। पांचवा है तर्क बुद्धि। तो तर्क ज्ञान का एक स्रोत है, इसके द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान तक पहुंचा जाता है। तर्क के द्वारा बुद्धि का इस्तेमाल होता है और इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क बुद्धि मानसिक प्रक्रिया या योग्यता है, यही हमारी सोच और समझ का आधार होता है, इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी जैसे तर्क, किसी चीज़ के बारे में तर्क देते हैं ना हम लोग, तो तर्क भी क्या है, ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है। जैसे अगर हमको कोई भी पहले की जानकारी है तो हम उस जानकारी का उपयोग करके उसके आधार पर हम किसी दूसरी नई जानकारी तक पहुंच सकते हैं अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग करके। यानी तर्क के द्वारा ही हम अपनी जो भी हमारी योग्यता है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी मानसिक योग्यता है, उसका हम उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा हम किसी पुराने ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। जैसे पहले हमको बताया कि क होता है, फिर ख होता है, फिर ग होता है, फिर हम बाद में धीरे धीरे सीखते हैं कि क ख ग इस तरह मिला लेंगे। तीन अलग अलग शब्द हम ले लिए, जैसे ग ले लिए, म ले लिए, ला ले लिए। पहले हम उसको अलग अलग सीखते हैं, फिर बाद में हम इकट्ठे सीख लेते हैं तो वो गमला हो जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। तो वही चीज़ है, हम तर्क बुद्धि का प्रयोग करके भी नई नई चीज़ें ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक। छठा है अंतः प्रज्ञा। इसे भी ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख या मुख्य स्रोत कहा गया है। यह एक तरह का आंतरिक बोध है जिसमें ज्ञान की स्पष्टता निहित रहती है। अंतः से तात्पर्य किसी तथ्य को अपने मन में जानना है। अंतः प्रज्ञा हमारे भीतर निहित एक सहज क्षमता है जो कभी कभार अचानक ही हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति के रूप में उत्पन्न होता है। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा उस टाइम, फिर अचानक आप बैठे हैं, आप मन में सोच रहे हैं कि यार ये इस तरह करते, किस तरह करें, और अचानक आपके मन में आया कि नहीं, इसको इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो अंतः प्रज्ञा, तो वहाँ पे हमने एक अंतः प्रज्ञा से सीखी कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक नए ज्ञान की प्राप्ति हमें हो गई अचानक उस टाइम, जो हमारे खुद के मन से आई, हमारे खुद के सोच से आई, हमारे अंदर से आई, अंतः प्रज्ञा से आई। तो अंतः प्रज्ञा भी क्या है, ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत होता है। ऐसा कई बार होता है आप लोगों के साथ कि अचानक आप उस टाइम जब मैथ लगाने बैठ रहे हो या फिर कोई भी सवाल लगाने बैठ रहे हो, कोई टॉपिक सोच रहे हो या कोई जीके जीएस या सोच रहे हो, उस टाइम एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता या नहीं आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन। फिर अचानक आप ऐसे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और अचानक आपके मन में ऐसा आया और क्लिक किया अचानक से माइंड में, अरे यार इसको इस तरह करते या फिर ये चीज़ तो ये होगा। होता है ना ऐसा, कभी कभी सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप इस तरह समझो कि आपको जैसे कोई भी जगह के बारे में बताना है, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं उस जगह के बारे में, और अचानक आप ये बताना जो है चाह रहे थे कि हम इस जगह गए थे लेकिन वो जगह का नाम आप भूल गए, या वो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे थे उसका नाम भूल गए। फिर उस टाइम तो आपको नहीं याद आया, फिर बाद में अचानक आपको नाम याद आ गया। होता है ऐसा ना, मेरे साथ तो कई बार हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, बाद में अचानक से उसका नाम याद आ गया। तो वही है, ये हमारे अंतः मन में से आई। तो वही चीज़ है कि अंतः प्रज्ञा भी क्या करती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है।
सातवां है जिज्ञासा। तो किसी भी विषय या प्रकरण को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, अर्थात शीर्षक को समझने की उत्सुकता ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा मनुष्य के अंतर्मन की एक ऐसी क्रिया है जो सदैव जानने समझने हेतु प्रोत्साहित करती है, जब तक कि उसको पूर्णतः उत्तर नहीं मिल जाता है और वह संतुष्ट न हो जाता है। इस प्रकार वह ज्ञान एकत्रित करता है और उसका उपयोग करता है। अतः जिज्ञासा भी ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत है। देखिए, जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। तो क्या हम कोई भी चीज़ देख लिए, यार ये कैसे हुआ। बच्चों को आप देख लीजिए, बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होता है। तो जो जानने की इच्छा रखता है वो बहुत जल्दी ज्ञान अर्जित करता है। तो जानने की इच्छा अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके होगी ना, तो आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे, चाहे किसी भी तरीके से। अब तो इंटरनेट आ गया है, क्या किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं, किताबों से मदद ले सकते हैं। तो जानने की इच्छा भी सबसे मेजर स्रोत में कहा जा सकता है कि ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा मेजर स्रोत है। क्योंकि जब तक आप इच्छा ही नहीं रखेंगे किसी चीज़ के बारे में जानने की, तो आप तो जान ही नहीं पाएंगे। तो इच्छा रखना भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी चीज़ को जानने में। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये जिज्ञासा भी क्या है, ज्ञान प्राप्ति का एक मेजर स्रोत है। तो आई होप कि आपको स्रोत तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि ये सभी ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। इन सभी के अतिरिक्त भी ज्ञान प्राप्ति के अन्य स्रोत हैं, जैसे अभ्यास, संवाद, आस्था, श्रुति, अनुकरणीय ज्ञान इत्यादि। बहुत सारे स्रोत हैं। मैंने मेजर जो थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है ज्ञान की प्रकृति और विशेषता। तो ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी जो प्रकृति है उसको हम जो ज्ञान की विशेषता है उसी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, यानी दोनों एक ही कहे जा सकते हैं। तो ज्ञान की विशेषता व प्रकृति इस प्रकार है। दोनों पूछेगा, चाहे विशेषता पूछे चाहे प्रकृति पूछे, आप दोनों एक ही चीज़ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो क्या है, ज्ञान ही सत्य है। तो इसमें देखिए कुछ समझाने लायक नहीं है, तो आप केवल इसको देख के समझ सकते हैं। तो ज्ञान अनंत है, यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ठीक। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को बारे में बताएंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और सामने वाले के भी बढ़ेगा। तो ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। ज्ञान सुनिश्चित होता है, ऐसा नहीं कि ज्ञान बदलता रहता है। कोई चीज़ ऐसा है तो वो ऐसा है, कहीं कहीं पर अपवाद है जो कन्वर्ट। देखिए, ज्ञान बदलता नहीं है। हाँ, ज्ञान करेक्ट हो सकता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके हम उसे सुधार सकते हैं। जैसे मेनली ये साइंस वगैरह के लिए है, लेकिन जैसे इतिहास जो प्रमाणिक हैं, जो सत्य हैं, वो तो कभी नहीं बदलेंगे। वो चीज़ इस तरह है तो वो चीज़ इस तरह ही होगी। ठीक। अब बात करते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा छठा पॉइंट क्या है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान व्यक्ति के अनुभव का परिणाम है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान सूचना का स्रोत है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ज्ञान ही अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है। यानी सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हम ज्ञान हमारे पास ज्ञान है तो जो हम किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं आएंगे, हम अज्ञानता के चक्कर में नहीं आएंगे, तो क्योंकि ये इन सब चीज़ों को दूर कर देता है। ज्ञान क्रमबद्ध प्राप्त होता है, आकस्मिक नहीं। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अचानक तो हम नहीं जान जाएंगे ना कि अचानक ये चीज़ क्यों हुआ। हम उस चीज़ के बेसिक से जानेंगे। तो ये क्रमबद्ध होता है, ज्ञान हमेशा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। ज्ञान प्रासंगिक है और इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञान चरित्र निर्माण का एक साधन है। तो ये था ज्ञान की जो प्रकृति है, ज्ञान की जो विशेषता है। आप कुछ भी कह लीजिए, सब चीज़ एक ही है। हम बचपन से बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज LKG में हैं तो हम ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें जान लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान चलता रहता है। हम जो है अनुभव से सीखते रहते हैं। हम बहुत सारी जो है ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। हम ज्ञान के बहुत सारे स्रोत होते हैं। हम ज्ञान की जो है ज्ञान जो है वो सत्य होता है। ज्ञान जो है हमारे चरित्र निर्माण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हम जब चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, तो हमें ये चीज़ पता होता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो उससे हमारा चरित्र भी अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो मैंने 15 पॉइंट बता दिए, इतना बहुत है। अब हम आते हैं ज्ञान का महत्व। तो ज्ञान के महत्व के अंतर्गत लिखेंगे, मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसलिए ज्ञान का महत्व आज और ज़्यादा बढ़ गया है। ज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। यानी सही बात है कि ज्ञान किसी भी इंसान के जीवन में अगर देखा जाए तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे शरीर को स्तंभ प्रदान करती है, उस तरह ज्ञान हमारे व्यक्तित्व को स्तंभ प्रदान करता है। तो ज्ञान के महत्व को हम इस तरह समझ सकते हैं। पहला, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है।
क्योंकि हमारी दो आँखें हम जो चीज़ें देखते हैं, लेकिन ज्ञान से हमारी सोच खुलती है, हम अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं, हम सोच के नज़रिए अपनी नज़रिए से जो है इस पूरी चीज़ों को देखते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं या लोगों के बिहेवियर को देखते हैं। यानी ओवरऑल हम जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, हम अब उसे अपने दिमाग से भी सोचते हैं, तो अपने ज्ञान से सोचते हैं। तो ज्ञान को इसलिए मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। दूसरा है, ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो एक भी ये भी हो गया। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। तो ये भी एक महत्व हो गया कि ज्ञान जो है हमारी हर तरह की शक्ति का जो है, ज्ञान से हमारी हर तरह की शक्ति का जो है विकास होता है, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, हमारी मतलब सोचने की शक्ति हो, हमारी सीखने की शक्ति हो, याद करने की शक्ति हो या कल्पना करने की शक्ति हो, हर एक चीज़ में। ठीक है। चौथा है, ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। तो अगर हमारे पास किसी चीज़ का ज्ञान है अच्छे से है, तो हम किसी चीज़ को जल्दी यानी शिक्षा हम अच्छे से अर्जित कर सकते हैं। तो शिक्षा प्राप्ति हेतु भी साधन का काम करता है ज्ञान। ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान की मदद से हम खुद को भी जान सकते हैं अच्छे से। ज्ञान विश्व के रहस्य खोजता है। वही चीज़, अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विश्व में जिनको कि अभी तक नहीं पता था, उसका रहस्य हम जो है बता सकते हैं, उसके बारे में लोगों तक जो है चीज़ें पहुंचा सकते हैं उसके बारे में। तो ज्ञान विश्व का रहस्य भी खोज देता है। अगला है, ज्ञान को इंसान की तीसरी आँख कहा गया है। वही चीज़, मनुष्य की तीसरी आँख 2 बार यहाँ पे हो गया है, लेकिन वही चीज़ है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला है, ज्ञान को दिमाग का खुराक भी कहा गया है। दिमाग का खुराक मतलब कि दिमाग को बढ़ाने के लिए, जैसे हमारी बॉडी को चलने के लिए भोजन, एक खुराक हमारा क्या है, भोजन ही है। तो वही चीज़ है। तो ज्ञान को दिमाग का खुराक कहा गया है। यानी दिमाग में अगर ज्ञान है तो आदमी हमेशा सही चीज़ें सोचेगा, लॉजिकल सी चीज़ सोचेगा। वही होता है ना, एक देखिए कहावत कही गई है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपके दिमाग में कोई नॉलेज नहीं है, आप ऐसे ही पड़े हैं, खाली हैं दिमाग से, तो आप हमेशा गलत चीज़ें सोचेंगे, आलतू फालतू की चीज़ें सोचेंगे। तो ज्ञान को दिमाग का खुराक इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आपके दिमाग में ज्ञान है, आप यानी वही चीज़ है कि अगर आपके मन में ज्ञान है, आप अपने अंदर ज्ञान को लेके रखते हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपका जो लाइफ है उसे कहाँ यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से क्या करना है लाइफ में, किस तरह आगे बढ़ना है, क्या किस तरह तरक्की करनी है, नहीं बहुत सारी चीज़ें। अगला है, ज्ञान की वजह से समाज को सुधारने में मदद मिलती है। सही बात है। ज्ञान की वजह से अंधकार व अंधविश्वास दूर होता है और ज्ञान की वजह से ही इंसान अपना और दूसरों का भला कर सकता है, इत्यादि। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें थी, इसमें कोई समझाने लायक चीज़ें नहीं थी। अगला आता है हमारा ज्ञान का वर्गीकरण, ज्ञान का प्रकार। वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है, बट क्या कर सकते हैं, टॉपिक ही ऐसा है। तो लिखेंगे, मुख्य रूप से मनुष्य के ज्ञान को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रामाणिक ज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान, तीसरा व्यवहारिक ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के प्रकार की बात की गई है, वर्गीकरण की बात की गई है। तो पहला हमारा है प्रामाणिक ज्ञान। तो संक्षेप में कहें तो प्रामाणिक ज्ञान को हम विज्ञान या पदार्थ ज्ञान भी कह सकते हैं, जो भौतिक पदार्थों के गुणों और विशेषताओं पर आधारित होता है और जिसकी सत्यता के प्रमाण मौजूद होते हैं। एक जैसी परिस्थिति में एक जैसी क्रिया एक जैसा परिणाम देती है, चाहे कर्ता कोई भी हो। उदाहरण, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का ज्ञान, हवाई जहाज उड़ने का ज्ञान, मोबाइल से दूर दूर तक बात कर पाने का ज्ञान इत्यादि उदाहरण प्रामाणिक ज्ञान के उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण थे वो सभी प्रमाणिक ज्ञान के उदाहरण हैं। यानी प्रमाणिक ज्ञान का मतलब क्या, जिसका ऑलरेडी प्रमाण है। ठीक है, यानी जिसको प्रूफ करने के लिए अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, यानी वो चीज़ें प्रमाणित पहले से ही हैं। जैसे सूर्य जो है किस तरह पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा होती है, इसका ज्ञान है तो है कि किस तरह होती है। हवाई जहाज किस तरह उड़ता है, हम टेलीफोन से किस तरह दूर दूर तक बात कर पाते हैं, ये सब है ना। तो ये जो चीज़ें हैं कि जिनका ऑलरेडी हमें नॉलेज है, जिसका ऑलरेडी प्रमाण है, इस तरह के ज्ञान को हम प्रामाणिक ज्ञान कहेंगे। और प्रामाणिक ज्ञान क्योंकि विज्ञान द्वारा सत्यापित होता है, ये सब क्या है, मतलब साइंटिफिक ही होता है ना। हम किस तरह से हवाई जहाज उड़ रहा है, किस तरह जो इतनी बड़ी बड़ी नावें होती हैं वो किस तरह पानी में तैर रही हैं, तो ये विज्ञान ही तो है, विज्ञान की मदद से है। तो इसीलिए जो प्रामाणिक ज्ञान है उसे हम विज्ञान या पदार्थ ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान द्वारा सत्यापित होती हैं। इनका ऑलरेडी प्रमाण मौजूद होता है। कोई भी करने वाला कोई भी है, कोई भी नाव चला रहा है, नाव तो तैरेगी ना, विज्ञान तो सेम है। तो अगर एक जैसी परिस्थिति है, एक जैसी क्रिया हो रही है, यानी वो व्यक्ति अलग हो, नाव कोई भी चला रहा हो, नाव चलाने का तरीका वही हो, तो कोई भी एक जैसी परिस्थिति हो, एक जैसा क्रिया हो, तो जो रिजल्ट है वो भी सेम आएगा, भले करने वाला दूसरा कोई ना हो, मतलब कोई भी हो सकता है। होता है बड़े बड़े, अगर आप फैक्ट्रियाँ देखिए, वहाँ पे काम करने वाले अलग अलग व्यक्ति हमेशा रिटायर होकर कोई नया आता है, फिर कोई नया आता है,
तो मशीनें तो अपना काम वैसे ही करेंगी जिस तरह करती हैं, चाहे करने वाला कोई भी आ गया हो। कंडीशन सेम है, चीज़ें सेम है, टाइम सेम है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो वही चीज़ें इसीलिए इस तरह के जो ज्ञान होता है उसको आप प्रामाणिक ज्ञान कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे आध्यात्मिक ज्ञान पे। प्रामाणिक ज्ञान तो पहले से सत्यापित होता है विज्ञान द्वारा, इसीलिए हम इस विज्ञान जो हम इसे विज्ञान मतलब एक तरह से पदार्थ विज्ञान या विज्ञान कहते हैं, पदार्थ का ज्ञान है विज्ञान, क्योंकि ऑलरेडी प्रमाण है। लेकिन अध्यात्म वाले में क्या है, आध्यात्मिक में कोई प्रमाण नहीं होता। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में लिखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान जिनमें मुख्यतः धार्मिक मान्यताओं और भावनात्मक विषयों से संबंधित व्याख्याएं शामिल होती हैं, परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। अर्थात ऐसी बातें जिनका आवश्यक तौर पर कोई भौतिक प्रमाण नहीं होता, जो केवल लक्षणों पर आधारित होती हैं, जिनमें कर्ता के बदल जाने पर अक्सर परिणाम भी बदल जाते हैं। उदाहरण में जैसे परमेश्वर संबंधित ज्ञान, प्रेम और घृणा के कारणों का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति के साधनों का ज्ञान इत्यादि। यानी ऐसी चीज़ें जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, अगर साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं होता है, मतलब होता तो है वो चीज़, यानी वो चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है हमारी, यानी मान्यताओं में वो चीज़ होता है, चाहे हमारी धार्मिक मान्यताओं हो या फिर हमारे भाव से अगर कोई चीज़ हो रही है। जैसे होता है ना, जो टोटका होता है, टोटका होता है, आप लोगों ने सुना होगा, अपनी 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 लैंग्वेज में इसको अलग अलग शब्द बोलते हैं। यानी जैसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, हम फिंगर क्रॉस कर लेते हैं ना, जैसे अगर हमको लग रहा है कोई चीज़ हो जाए, लेकिन हम फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, तो ये क्या एक तरह का टोटका है कि ऐसा करेंगे तो हमारा वो चीज़ हो जाएगा, होता है। या फिर ईश्वर में एक मतलब भावना, जैसे होता है ना, कुछ लोग, हम सब लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर होता है कि नहीं होता है, कोई देखा है नहीं देखा है, लेकिन होता है, ये चीज़ें हमें पता हैं कि ईश्वर होते हैं, लेकिन कोई देखा नहीं है। तो उनसे रिलेटेड जो हमारा ज्ञान है वो किस तरह का ज्ञान है, वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। और ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है, इसलिए इसमें अगर कर्ता बदल जाता है तो परिणाम ही बदल जाता है। हम किस चीज़ के लिए, जैसे हमारा है कि हम इस भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका किसी और चीज़ में आस्था होगा, किसी और भगवान में हो सकता है आस्था हो। या फिर हम इस चीज़ के बारे में कम आस्था रखते हैं, या हम इस चीज़ के बारे में कम मतलब उतना हम नहीं मान रखते जितना कोई और उस चीज़ के बारे में मान रखते। जैसे फिंगर क्रॉस की बात करें, हम फिंगर क्रॉस में बहुत मानते नहीं हैं फिंगर क्रॉस को, लेकिन हमारे पास अगर दूसरा व्यक्ति है तो वो मान रहा है कि वो कहेगा कि फिंगर क्रॉस करने से ऐसा हो जाता है, तो वो उसका अलग सोच है। तो इसमें वही है कि कर्ता बदल जाता है तो परिणाम भी बदल जाता है। लेकिन इस तरह का ज्ञान जो है प्रामाणिक नहीं होता है, लेकिन हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, हमारे अध्यात्म से जुड़ा होता है। तो इस तरह का जो ज्ञान है उसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ठीक, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे पूरे जो भी मैंने चीज़ें अभी बताई हैं। तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान का तो मुख्यतः अनुभव पर आधारित होता है और हर कर्ता अलग अलग होता है। व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति विशेष की पहचान बनाता है। जैसे उदाहरण, बड़ों की इज्जत करने का ज्ञान, सहयोग देने व लेने का ज्ञान, नम्रता का ज्ञान, सहकर्मियों से बर्ताव का ज्ञान इत्यादि। तो व्यवहारिक का मतलब हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो नेचर है, यानी हम किसके सामने किस तरह से रहते हैं। होता है कहीं कहीं पर ये चीज़ें बताया गया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हमें लोगों से नम्रता के साथ बात करनी चाहिए, हमें अपने साथियों के साथ जो है अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, जो हमारे सहकर्मी हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये हमारे अनुभव पर आधारित होती है, यानी कि व्यक्ति इसमें हर कर्ता का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि मेरा अगर किसी के साथ अलग तरह का बर्ताव है तो दूसरे व्यक्ति का भी सेम उसी तरह का बर्ताव होगा, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से उसका हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। तो व्यवहारिक ज्ञान क्या है, किसी व्यक्ति का मतलब अपने व्यवहार से जो वो सीखता है, अपने अनुभव से जो वो सीखता है और उसे वो अपने व्यवहार में लाता है, उस तरह का जो ज्ञान है वो हमारा होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो ये हमने तीनों ज्ञान यहाँ पे देख लिए। अब ये तो हमारे 3 मेजर थे, इसके अलावा भी लिखेंगे, इसके अतिरिक्त भी ज्ञान को मुख्य रूप से दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगर अभी तो नॉर्मली हमने देख लिया कि क्या है, किस तरह का ज्ञान होता है, लेकिन अब अगर देखें तो इसे 2 बेस मतलब 2 आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो पहला है उपलब्धता के आधार पर, दूसरा है ज्ञान की प्रकृति के आधार पर। अगर हम 2 डिवीजन की बात करें तो उपलब्धता के आधार पर ज्ञान अलग अलग तरह का होता है और ज्ञान की प्रकृति के आधार पर अलग अलग तरह का होता है। तो अगर लॉन्ग में आता है तो आपको हर तरह से बताना पड़ेगा, शॉर्ट में आता है तो आप वो तीनों भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला उपलब्धता के आधार पर ज्ञान का प्रकार।
तो उपलब्धता के आधार पर ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत ज्ञान, दूसरा सामाजिक ज्ञान, तीसरा आर्थिक सामाजिक ज्ञान। तो पहला है व्यक्तिगत ज्ञान। तो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति के संबंधों के बारे में जो सोचता है उसका व्यक्तिगत ज्ञान होता है। यह ज्ञान व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है तथा उस व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष से तर्कपूर्ण विवाद कर व्यक्तिगत ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। देखो, इसे आप इस तरह समझो, जैसे कोई घटना घटी, मैं उस घटना के बारे में क्या जानकारी रखती हूँ या क्या सोचती हूँ, मेरा जो खुद का ज्ञान है वो मेरा व्यक्तिगत ज्ञान है। यानी हर व्यक्ति का अपना इसमें अलग अलग ज्ञान होता है। वहाँ पे 4 लोग अगर उस घटना पे खड़े हैं तो चारों व्यक्ति अपना अपना अलग अलग तरह उस घटना को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग है। तो हर व्यक्ति का जो अपना अपना ज्ञान है वही उस व्यक्ति का क्या है, व्यक्तिगत ज्ञान है। और हम उस व्यक्तिगत ज्ञान को कैसे पा सकते हैं? जैसे आपको अगर हमसे पूछना है उस घटना के बारे में, तो आप हमसे अगर तर्कपूर्ण विवाद करेंगे या फिर आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। तो मेरा जो ज्ञान है वो आप समझ पाएंगे। किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो अपना ज्ञान बताएगा। तो हर एक व्यक्ति का जो अलग अलग ज्ञान है वो उसका व्यक्तिगत ज्ञान होता है। अब बात करते हैं सामाजिक ज्ञान की। तो सामाजिक ज्ञान समाज व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे सार्वजनिक ज्ञान भी कहते हैं। यह ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध रहता है। यानी सार्वजनिक तौर पे अगर कोई चीज़ हो रही है, उस चीज़ के बारे में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे यानी ऐसा कोई भी चीज़ जो सभी के लिए यानी समाज में हर एक व्यक्ति वर्ग के लिए अवेलेबल हो, उस तरह का जो ज्ञान है वो सार्वजनिक ज्ञान सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे अगर आप स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में सभी बच्चों जो ज्ञान अगर दिया जा रहा है तो वो सभी बच्चों के लिए समान रूप से उपलब्ध रहता है। तो उस तरह का जो ज्ञान है वो भी सामाजिक ज्ञान है। या समाज में जैसे अगर हमको किसी टॉपिक के बारे में लोगों को बताना है तो हम उसके बारे में पम्पलेट वगैरह लगा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में लोगों तक माइक के थ्रू या किसी भी मतलब जरिए से हम पहुँचा सकते हैं। तो ताकि सभी लोग, यानी ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स लोग वहाँ पे आएंगे, कोई भी व्यक्ति आगे समझ सकता है, जान सकता है। जैसे अगर हम बात करें लेटेस्ट अगर कोविड के बारे में, तो कोविड के बारे में बहुत सारे लोग बताए कि किस तरह होता है, किस तरह आप बच सकते हैं। तो वो जो ज्ञान है वो सार्वजनिक है। इंटरनेट पे जो ज्ञान अवेलेबल है वो क्या है, वो सार्वजनिक है, कोई भी आके ज्ञान ले सकता है। तो सबसे सिंपल अगर आप समझे तो इंटरनेट है, जहाँ पे हर कोई व्यक्ति आकर सीख सकता है। उस तरह का जो ज्ञान है वो सामाजिक ज्ञान है, ये सभी के लिए उपलब्ध होता है। बात करें आर्थिक सामाजिक ज्ञान, तो सामाजिक ज्ञान लिखित होता है, किंतु सभी अभिलिखित ज्ञान समाज के सभी वर्गों सभी सदस्यों को उपलब्ध नहीं होता है। आर्थिक सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विवरण, आलेख, रिकॉर्ड, बैंक खाते इत्यादि आते हैं। अर्थात यह ज्ञान वह है जो कुछ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है। यानी आर्थिक सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत ऐसा ज्ञान है जो कि सभी तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपके जो रिकॉर्ड वगैरह हैं या फिर बैंक की जो डिटेल है उसमें सब कुछ है, वो हम सबको तो नहीं बता सकते ना कि इनके बैंक में इतने अमाउंट है, इनका बैंक में ये एड्रेस वगैरह ये है, इनका डिटेल ये है, ये कहाँ रहते हैं, इनका नंबर क्या है। तो ये सारे जो रिकॉर्ड अगर बैंक में है तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आके पूछ ले वहाँ पे तो उसे पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसा रिकॉर्ड जो कि कुछ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहे, वो ज्ञान क्या है, आर्थिक सामाजिक ज्ञान। मतलब इसके अंतर्गत कुछ व्यक्तिगत विवरण, आलेख, रिकॉर्ड हो या बैंक खाते हों, इस तरह का ज्ञान इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं ज्ञान की प्रकृति के आधार पर। तो ज्ञान की प्रकृति के आधार पर ज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला बुद्धि संगत, तीसरा अंतर्दर्शी और तीसरा हमारा वैज्ञानिक ज्ञान। तो पहला हमारा तर्क या बुद्धि संगत ज्ञान क्या होता है। तो यह एक प्राकृतिक ज्ञान है जो सभी लोगों में विद्यमान रहता है। तर्क संगत ज्ञान को अनुभूति मूलक, प्रयोगाश्रित अथवा सकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। यह प्रामाणिक तर्क संगत विचारों पर आधारित होता है। यानी बुद्धि संगत ज्ञान क्या है, एक तरह का देखें तो एक प्राकृतिक ज्ञान है जो हर व्यक्ति में अपनी अपनी तरह सीमित, मतलब अपनी अपनी तरह होता ही है, निहित होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है जो ऑलरेडी उसके अंदर निहित होती है। मतलब हमारा नज़रिया इस चीज़ के लिए कैसा है, किसी और का नज़रिया उस चीज़ के लिए कैसा है, तो ये उसके ऊपर यानी उसके खुद की अनुभूति के ऊपर आधारित होता है। खुद के जो उसके अंदर जो ज्ञान निहित है उसके आधार पर वो आधारित होता है। तो तर्क या बुद्धि संगत ज्ञान वही होता है जो कि हर व्यक्ति के अंदर खुद विद्यमान रहता है। उसे किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी खुद की जो सोच है, उसका खुद का जो ज्ञान है जो उसके अंदर विद्यमान है, जिसके आधार पर वो किसी चीज़ के बारे में समझ सकता है या जान सकता है, वही होता है। तो तर्क संगत ज्ञान जो है उसको हम अनुभूति मूलक या फिर सकारात्मक ज्ञान भी
कहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात कि यह प्रामाणिक तर्कसंगत विचारों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन में कुछ किसी टॉपिक के बारे में अपने मन में कुछ बना लिए तो वैसा हो गया, ऐसा नहीं। हमारे मन में अगर कोई चीज़ है, किसी टॉपिक के बारे में अगर हमें कोई ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा हो, प्रामाणिक हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, वो उसका सत्य हो, वो सत्य ज्ञान हो, हमारे अंदर जो ज्ञान हो, हमारे तर्कसंगत विचारों पर आधारित वो ज्ञान हो। तो सभी लोगों में विद्यमान रहती है बुद्धि संगत ज्ञान, लेकिन बस स्वरूप वही है कि यह प्रामाणिक ज्ञान हो और तर्कसंगत विचारों पर आधारित ज्ञान हो। दूसरा है सहज या अंतर्दर्शी ज्ञान। तो यह ज्ञान बुद्धि संगत ज्ञान का विकसित रूप है। यह ज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें मस्तिष्क, समझ और बौद्धिकता प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। कभी कभी यह ज्ञान मस्तिष्क की अवचेतना अवस्था में प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह ज्ञान एक समान नहीं होता है। होता है ना, कुछ लोगों की सीखने की शक्ति बहुत जल्दी होती है, कुछ लोगों की बहुत धीरे होती है, कुछ लोग किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में अच्छे होते हैं। तो ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। अब क्यों अलग अलग होती है, वही चीज़ है कि हर व्यक्ति की समझ अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका सीखने की क्षमता अलग है। तो अलग अलग होने की वजह से ये सब व्यक्ति में अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अवचेतना अवस्था, यानी कभी कभी बंदा सो रहा है या वो व्यक्ति सो रहा है, सोते हुए अचानक उसके मन में ऐसा है कि अरे यार ऐसा करेंगे तो शायद ये हो जाएगा, वाकई में ऐसा हो जाता है। तो सहज या अंतरशील जो ज्ञान है वो एक सर्वोच्च, यानी आपके वही बुद्धि संगत ज्ञान का एक सर्वोच्च श्रेणी होती है जो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। और इससे कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो ज्ञान है वो मनुष्य अगर अवचेतना अवस्था में रहता है तब भी वो प्राप्त कर सकता है। अब हमारा आता है तीसरा, वैज्ञानिक ज्ञान। तो अंतर्दर्शी ज्ञान का शुद्धिकरण कर जब उसे सैद्धांतिक रूप प्रदान किया जाता है तो उससे वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक होता है। यह ज्ञान सत्यापित व व्यवस्थित ज्ञान होता है। यानी वही चीज़ है जो अंतर्दर्शी ज्ञान होता है, जो हमारे मन में, जो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, उसकी समझ अलग होती है, उसकी सोचने की शक्ति अलग होती है, क्षमता अलग होती है, जिसके मतलब परिणाम स्वरूप वह चीज़ें सीखता है। वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि हर चीज़ क्या हो, सत्यापित हो, व्यवस्थित हो। तो हम उसी अंतर्दर्शी जो ज्ञान है उसको हम शुद्धिकरण करते हैं। उसका शुद्धिकरण मतलब कि उसमें जो चीज़ें सही हैं उसको सत्यापित करते हैं। जो चीज़ें हमको लगता है नहीं ये सही नहीं है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है, या फिर ये नहीं होनी चाहिए, तो उसको शुद्धिकरण करते हैं। उसमें नहीं कटाई छटाई करते हैं, वही चीज़ अपनी भाषा में कटाई छटाई, यानी जो चीज़ें गलत है उसको हटा देते हैं, जो चीज़ें सही हैं उसको रख लेते हैं। यानी एक तरह से सत्यापित और व्यवस्थित जो ज्ञान है वो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे दोनों प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर ज्ञान का प्रकार। तो साधन के आधार पर ज्ञान कितने तरह का होता है? तो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अब ज्ञान प्राप्ति के साधनों के आधार पर ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला अनुभव जनित और दूसरा चिंतन जनित ज्ञान। ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन के आधार पर ये दो प्रकार हैं। अब हम दोनों को देख लेते हैं। पहला अनुभव जनित ज्ञान। तो अनुभव जनित का मतलब अनुभव से, अनुभव का मतलब क्या है? जो हम अनुभव से प्राप्त करते हैं जिस तरह ज्ञान को। और चिंतन जनित का मतलब हम किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, चिंतन के माध्यम से अगर हम कोई ज्ञान पाते हैं तो वो हमारा चिंतन जनित। तो ये तो शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया। लिखेंगे क्या? तो अनुभव जनित ज्ञान में लिखेंगे ज्ञान वातावरण से अनुभव प्राप्त करके मिलता है। यह ज्ञान कई बार वैध नहीं होता है, क्योंकि कई बार घटनाओं को देखने का हमारा अपना दृष्टिकोण होता है, जो कि हमारे विश्वास एवं मान्यता पर आधारित होता है। यानी जैसे कोई चीज़ घटित हुई वातावरण में, तो हम अपने अकॉर्डिंग की वो घटना इस तरह हुई तो हम उसको देख के अपना एक नज़रिया बना लिए कि ये ऐसे हुआ होगा, तो इसकी वजह से ही हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो एक मतलब इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, कोई वैध नहीं होता है, लेकिन हम अपनी, क्योंकि हमारा अपना दृष्टिकोण होता है और हमारा विश्वास होता है, हमारी मान्यता होती है, जिससे हम अनुभव प्राप्त करके सीख लेते हैं। कोई इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया अनुभव जनित। दूसरा चिंतन जनित। तो इस प्रकार का ज्ञान तब होता है जब हम समुचित चिंतन द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें विश्लेषण की क्रिया सम्मिलित होती है। विश्लेषण द्वारा प्राप्त ज्ञान वैध व विश्वसनीय होता है। यानी अनुभव वाले से इसको समझिए। देखिए, अनुभव में क्या है कि कोई चीज़ हम केवल एक मान्यता के आधार पर, एक विश्वास के आधार पर बता दिए कि ऐसा होता है, लेकिन हम कोई प्रूफ नहीं दिए। जैसे अगर हम राम सेतु की बात करें, हम रामायण आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा, तो जो पुल बना था तो उसका कोई प्रमाण नहीं था अभी तक। तो लोगों ये था कि बस एक कही गई बात है, लेकिन हमारी मान्यता थी कि नहीं वाकई में ऐसा था, ऐसा हुआ था। बाद में ये हुआ, साइंटिफिक तरीके से साबित हुआ कि वाकई में वहाँ पे ऐसा पुल बना था, उसके कुछ प्रमाण मिले हैं, तो ऐसा हुआ।
हुआ था, जब प्रमाण मिल जाता है तो उसकी वजह से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, वैध होता है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो चिंतन जनित में क्या है कि इसमें इस तरह के जो ज्ञान है वो हम चिंतन से प्राप्त करते हैं, उसमें सच्चाई होती है, उसमें विश्वास होता है, उसमें प्रूफ होता है। तो उस तरह का जो ज्ञान है वो चिंतन जनित में आएगा। जो हमारा केवल मान्यता है, हमारे मान्यताओं हमारे विश्वासों के आधार पर होता है, वो उस तरह का जो है ज्ञान अनुभव जनित होता है। तो यह लिखेंगे कि इन सब के अतिरिक्त भी अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर ज्ञान को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो ये मैंने बेसिक बता दिए। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने कोशिश की है समझाने की, क्योंकि आप लोगों के खुद के कमेंट आते हैं कि प्लीज़ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। तो आज मैंने पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ समझ में भी आया होगा। तो बस रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।